So let us start a very important and interesting chapter, work, energy and power. बिना कुछ इंट्रोडक्शन की स्ट्रेट वे हम लोग काम पे आते हैं और देखते हैं व्हाट इज वर्क। तो जितनी चीजें हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सारे आपको पूछा नहीं जाएगा, व्हाट इज वर्क ऐसे नहीं पूछेंगे। फिर भी हम काफी कुछ चीजें इसलिए लिखते हैं ताकि हमें समझना होता है, बाद में आपको नोट्स पढ़ना होता है। इसीलिए वर्क इज said to be done by a force। कोई फोर्स वर्क किया, कब कहेंगे? when point of application of force is displaced। पॉइंट नंबर 1, कोई फोर्स वर्क किया कब कहेंगे? जब उस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहा होगा, किसी एक पॉइंट में आ रहा होगा, वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को कोई एक आदमी पुश कर रहा है। यही है वो भला आदमी जो ब्लॉक को पुश कर रहा है। और क्या कर रहा है? ब्लॉक को यहाँ पे पुश कर रहा है। जैसे पुश किया ये ब्लॉक मूव करने लगा, तो जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा था वो पॉइंट भी तो मूव कर गया। तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। आदमी जो फोर्स लगा रहा था उससे काम हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट में फोर्स लगा रहा था वो पॉइंट मूव कर गया। जिस पॉइंट में फोर्स लगा रहा था वो पॉइंट आगे मूव कर गया। सोचो तो अगर यहाँ पे कोई एक वॉल है, अब ये वॉल पे कोई आदमी इसको ऐसे ढकेला, ये वॉल है, ये आदमी पहलवान इसको पुश कर रहा है। अब कितने भी जोर से पुश किए ये वॉल को तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। इज ही डूइंग वर्क? नो वर्क, क्योंकि जिस पॉइंट में फोर्स दे रहा है वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है। नो वर्क इज डन। तो वर्क कब हुआ? वर्क कब हुआ? जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। यहां पर कोई वर्क नहीं हुआ, नो वर्क, या इस केस में वर्क इज डन, इस केस में नो वर्क इज डन। क्या इतना सा चीज सबको समझ में आया? यस। तो सोचो अब कितना वर्क हुआ देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स में जाएंगे। ठीक है, कितना वर्क हुआ देखेंगे। यहां पर एक पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, कौन सा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी को लेके लोग फंस जाते हैं। आप इसी को लेके देखोगे तो काफी लोग गलत आंसर देंगे। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वर्क डन बाय ए constant force is given by W is equal to F dot S। F तो है फोर्स, S क्या है? S is displacement of point of application of force। It is point of application of force, displacement of point of application of force। F हो गया फोर्स, S हो गया उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट में आपने फोर्स लगाया। It is F dot S and this formula is valid only when the force is a constant force। If it is a force is constant, फोर्स बदल नहीं रहा है। सर अगर फोर्स बदल रहा होगा देखेंगे, सबर करो। फोर्स कांस्टेंट है तो पहले उसको कर लेते हैं। फोर्स बदल रहा होगा तो ये में मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो, वो देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स F डॉट S। ये जो F डॉट S आया इसमें आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो
तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। आपको मालूम है कि एफ डॉट एस होता है एफ एस कॉस थीटा, और थीटा के ऊपर डिपेंड करके ये डब्ल्यू आर डन जो है पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और यूनिट क्या होगा? यूनिट बन गया इसका, द यूनिट ऑफ वर्क इज कमिंग आउट टू बी न्यूटन मीटर, जिसको हम कहते हैं जूल्स। और अगर हम सीजीएस यूनिट सिस्टम में कहें तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में हम इसको कहेंगे डाइन्स इंटू सेंटीमीटर, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं डाइन्स इंटू सेंटीमीटर तो जो मिलेगा वो मिलेगा अर्ज, ERGS अर्ज। फर्दरमोर आप कहोगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्या ये कैसे हुआ सबको मालूम है? ये सब नो? नहीं मालूम है तो बताएंगे, नहीं मालूम है तो बताएंगे। ये माइनर क्लासेस में पढ़ा देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 7 डाइन्स इंटू सेंटीमीटर इज समझ में आया क्या? 1 जूल इक्वल 10 पावर 7 अर्ग। तो ये पूरे के पूरे डेफिनेशन में हमें समझ में आया कि ये जो आपका फोर्स F है, ये जो F है फोर्स है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 देखे उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A force F is equal to 4I cap plus 8J cap Newton displaces a body over a displacement। आपको मालूम है कि displacement is a vector over a displacement S is equal to 2I cap minus J cap meters। Find work done, मैं वर्क डन को WD लिखता हूं, वर्क डन बाय द फोर्स। कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आया, फोर्स दिया है 4I cap प्लस 8J cap न्यूटन, ये डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को S इक्वल 2I cap माइनस J cap। तो वर्क कितना होगा? फॉर्मूला मालूम है F डॉट S, और शायद आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं उनके लिए मालूम होगा कि अगर वेक्टर A इज A1I cap प्लस A2J cap, जिनको आता है बता देना, वेक्टर B इज B1I cap प्लस B2J cap, क्या है कोई पहलवान जो बताएगा A डॉट B का वैल्यू क्या होता था? क्या होता था? A1B1 प्लस A2B2, है ना? इट वाज A1B1 प्लस A2B2। काफी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते, बाई चांस गलत हो जाएगा। ठीक, नाउ व्हाट इज F? F इज 4I cap प्लस 8J cap, 4I cap प्लस 8J cap डॉट S क्या है? 2I cap माइनस J cap। अब क्या करेंगे? A1B1 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू, यहां पर क्या है? -1, 8 इंटू -1, so it is coming out to be 4 इंटू 2 हो गया 8, और 8 इंटू -1 हो गया 8, so it is coming out to be 8 minus 8 is equal to 0। no work is done। क्या बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो स्कूल वाले पूछेंगे। A force
F is equal to 6i cap plus 8j cap Newton displaces a body from, कोई पॉइंट दिया है ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 टू बी का कोऑर्डिनेट दिया है से 5,8। इफ कोऑर्डिनेट्स are in meter, find the work done by force। सिमिलर क्वेश्चन है, F दिया है, अगर S मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। और यहाँ पे एक छोटा सा जगलरी है जो आप जानते हो, शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या मालूम कितने लोगों को याद है। कोई बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी में, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो तो दिखने में ऐसा होता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जबकि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और ये दिया हुआ है 5,8। अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आप कहोगे एनी वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, i कैप j कैप फॉर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो आप कहोगे हियर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, इट इज 5 माइनस 2 i कैप। देखो काफी लोगों को ये याद नहीं होगा, and that is one of the reasons, plus 8 minus 3 j कैप। कितने लोगों को ये चीज याद था, थोड़ा हाथ उठाओ। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरी हो। हाथ डाला, इतना देर में उठाया। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गई बात। एक बार हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया भैया, तो कितना है ये, इट इज कमिंग आउट टू बी 3i कैप प्लस 8 माइनस 3 हो गया 5j कैप मीटर। फोर्स तो दिया हुआ है, फोर्स कितना है, फोर्स इज 6i कैप प्लस 8j कैप न्यूटन। तो क्या होगा वर्क, F डॉट S, एनी स्मार्ट वन कैन आंसर 3 into 6 प्लस 5 into 8 हो गया क्या, 40 प्लस 36, 40 प्लस 18 इज 58 जूल्स। क्या बात समझ में आया? तो वार्क के बारे में हम लोग छोटा सा चीज देखें, बहुत सारी चीज देखने वाले हैं, इसको बहुत सारे रंग रूप में देखने वाले हैं। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट, आई वांट टू एलाबोरेट a force F is equal to 6i cap minus 3j cap Newton displaces a body from A to B through 3 different paths. 3 different paths. In which path work done by the force is maximum. तो यहाँ पर फिगर दिया गया है, यहाँ पर ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। एक हुआ ये रास्ता में लिया गया, दूसरा हुआ ये रास्ते में लिया गया, तीसरा हुआ ये रास्ते में लिया गया। I have given you 3 different paths, path 1, path 2, path 3। कौन से रास्ते में लेने में सबसे ज्यादा वर्क होगा? In which path maximum work is done? A, B, C। ये तो कोई भी बता सकता है भाई, कौन सा में?
ए में, बी में, सी में? सोचो, कुछ लोग बोल रहे हैं सी में होगा, 3 में होगा। अरे भाई, जो वार्डन था, वर्क, क्या फॉर्मूला था इसका? एफ डॉट एस। क्या तीनों रास्ते में एफ बराबर नहीं है? हाँ है। और तीनों रास्ते में आप ए से बी तक गए तो डिस्प्लेसमेंट कौन से रास्ते में सबसे ज्यादा है? ए में कि बी में कि सी में? सेम है। अब किसी भी रास्ते में जाओ, यहां से यहां पर तक गए तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ। किसी भी रास्ते में जाओ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। ये रास्ते में जाओ जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रास्ते में जाओ उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप कहोगे एज एस इज सेम, therefore same work is done in each case। क्या बात समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। चलिए, अगर समझ में आया तो अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3। वी नो दैट, अब तक हमें पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज एफ डॉट एस। अब ये वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का तो एक वैल्यू आता है f dot s, when we multiply two vectors so as to get a scalar quantity as result we call it scalar product। तो आप क्या लिखेंगे? वर्क इज स्केलर। हाँ, अब ये f dot s को आप ऐसे लिख सकते हो, fs cos थीटा। इसमें थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड एस। एफ और एस के बीच में जो एंगल है। एस क्या है? एस तो आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है कि नहीं? यस। और ये जब निकालेंगे ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आया, क्या मतलब हुआ? मतलब वर्क इज डन बाय एफ। और अगर नेगेटिव आया, वर्क इज, अगर नेगेटिव आया तो क्या कहेंगे? वर्क इज डन नॉट बाय एफ बट अगेंस्ट द फोर्स एफ, डन अगेंस्ट एफ। समझ में आया? जैसे फिजिकली भी फील करो। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक है, आपने इसको पुश किया। जब आपने इसको पुश किया तो पता चला ये ब्लॉक चलने लगा, तो आपने फोर्स लगाया इधर को और ब्लॉक गया इधर को, तो आपका फोर्स इसके ऊपर ऐसे था, ब्लॉक भी गया इधर को। यू आर डूइंग वर्क, वर्क इज डन बाय योर फोर्स। लेकिन सोचो, केस बदल देते हैं। अब क्या हुआ? आपने उसको पुश किया और तब क्या किया? कोई दूसरा आया, वो इसको इधर से पुश करने लगा। ये थोड़ा भारी भरकम आदमी था, ठीक है। ये आदमी क्या किया? ये इधर से नहीं, ये तो उल्टा खड़ा हो गया। अच्छा, ये आदमी ऐसा खड़ा हुआ और ये पुश करने लगा और तगड़े फोर्स से, इतना जोर से पुश किया कि ये जो आपका फोर्स, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था, ये उल्टा हो गया। अब ये ढकेल दिया। नाउ यू सी, इस केस में वर्क इज डन बाय F1। इस केस में फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है क्योंकि F2 ज्यादा है, तो आप कहोगे वर्क इज डन बाय F2 अगेंस्ट F1। क्या ये आदमी काम कर रहा है? नहीं, ये तो काम में रुकावट कर रहा है, उसके अगेंस्ट रोकने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती वर्क हो रहा है। So whenever work is done by a force, work done by F1 positive. In this case, work done by F1 negative, work done by F2 positive. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. तो अगर ये चीजें समझ में आया तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि S क्या है? क्या है S? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
सपोज हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लॉक का मास है 4 kg। इसको कोई एक फोर्स खींचने लगा। क्या फोर्स था? से फोर्स वाज 20 और 35 न्यूटन। ये 35 न्यूटन फोर्स, और चलो मेक इट समथिंग लाइक 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन फोर्स इसको खींचने लगा। किस डायरेक्शन में? एट सम एंगल 60 डिग्री। कितना दूर खींच लिया? 60 डिग्री खींच लिया। कितना दूर खींच लिया? ये खींच लिया ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इन फिगर shown F pulls the block over 10 meter. Find work done by F weight, what is the work done by these two forces? ठीक, ये फोर्स इसको 10 मीटर खींच लिया। कितना खींच लिया? ये 10 मीटर खींच लिया। 10 मीटर 10 मीटर तक खींच लिया। चलिए, तो अब वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या था? F डॉट एस। ना हमें F दिया है वेक्टर फॉर्म में, ना S दिया है, तो चलो ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। वर्क का दूसरा फॉर्मूला हुआ F S cos थीटा। यहां पर F कितना है? वाटन बाई F की बात चल रहा है। F कितना है? 30 न्यूटन। S कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये ब्लॉक अगर 10 मीटर गया तो ये भी 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर। थीटा कितना है? थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर को 4 से A से, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। क्या बातें समझ में आ रहा है? वैल्यू डाले तो इट इज कमिंग आउट विद 30 इंटू 10 इंटू cos 60। cos 60 1/2 होता है, सो इट इज 150 जूल्स। क्या बात समझ में आया? दिस इज द वर्क डन बाई F। फिर पूछा वर्क डन बाई वेट। ये W1 था। W2 क्या है? वर्क डन बाई वेट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इट इज अगेन Fs cos थीटा। वेट क्या है इसका? 4g इंटू, कहां पे वेट आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। अच्छा, ये ब्लॉक अगर 10 मीटर गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना दूर गया? वो भी गया 10 मीटर। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वेट कैसा है? ऐसे गया वो, ऐसे एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। ये और cos 90 होता है 0, तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू 0। cos 90 0 तो 0 होगा। तो आप कहोगे वर्क डन बाई F इज 150 जूल्स, वर्क डन बाई वेट इज 0। वेट इज नॉट डूइंग एनी वर्क। क्या बात समझ में आया? यस। बारीकी से सारा पॉइंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। Fs cos थीटा है, वर्क डन इज Fs cos थीटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को दो फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। पहला फोर्स जो इसको खींच रहा है ऐसे, ये क्या एंगल में खींच रहा है? चलो मानते हैं कि ये कुछ 45 डिग्री एंगल में खींच रहा है। ये खींच रहा है 45 डिग्री एंगल में, और क्या है वैल्यू इसका? चलो मानते हैं कि इट इज 20√2 न्यूटन्स। और यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स इसको पुश कर रहा है।
क्या एंगल में पुश कर रहा है? वो पुश कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। क्या है वो फोर्स? से इट इज इक्वल टू समथिंग लाइक 30 न्यूटन and this is a block of mass 5 kg. Find work done by F1 and F2 over a displacement meter of the block over a displacement 8 meter of the block। 8 मीटर में क्या उसके वर्क होगा बाय F1 और F2 आपको बताना है। क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? यस। क्या लिखेंगे? W1 वर्क डन बाय F1 कितना है? वर्क डन बाय F1 हो गया F1 is cos थीटा। F1 हो गया 20√2। S कितना है? कितना डिस्प्लेसमेंट दिए हैं इसको? 8 मीटर इंटू cos 45। cos 45 होता है 1/√2। √2 को खा गया तो बच गया 20 इंटू 8। इट इज 160 जूल्स। इज कमिंग आउट टू बी 160 जूल्स। क्या मेरे से पहले कोई मेरे वीर जवान बता देंगे वर्क डन बाय F2 क्या होगा? वर्क डन देखते हैं कौन मेरे से पहले बताता है। बाय F2 इज इक्वल टू F2 is cos थीटा। F2 is 30 न्यूटन। ब्लॉक गया आगे 8 मीटर तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर। cos 60 होता है 1/2। 1/2 हो गया तो हो गया 4 into 30 is 120। इट इज 120 जूल्स। कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। अब टोटल वर्क डन वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ये फोर्स ने किया 160 जूल, ये फोर्स ने किया 120 जूल, दोनों मिला दो 280 जूल्स। पूछा नहीं है लेकिन हम लिखना मुनासिब समझते हैं यहाँ पर। लेट अस राइट क्या कि टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। याद रहे ये टोटल वर्क डन का अपना सिग्निफिकेंस है, बाद में हम लोग देखेंगे। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक, टोटल वर्क डन ऑन ब्लॉक is equal to 120 plus 160 is equal to 0, is equal to 280। समझ में आया? यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा लेकिन आप लोग कर लोगे तो ये यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा दिया है कि ये 4 मीटर लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा गया है और सपोज ये वगैरह नहीं दिया है, दिया है कि दिस इज 30 डिग्री और दिया है कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे वो सुंदर सा ब्लॉक है ऐसा वाला। ये ब्लॉक को हम खींच के इसके ऊपर चढ़ाने वाले हैं। कैसे? आई हैव गॉट 2 मेथड्स। अब ये ब्लॉक के ऊपर ढेर सारा मैं फोर्स लगा रहा हूं। सपोज ये ब्लॉक का मास दिया गया है और इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं। चलिए मानते हैं कि ये हुआ एक फोर्स, ये हुआ दूसरा फोर्स और ये हुआ उसका वेट। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये F1 है जो कि 20 न्यूटन का है और ये F2 है जो कि 30 न्यूटन का है और ये ब्लॉक का मास है 5 kg। ये है से चलो मानते हैं
6 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है। द ब्लॉक was pushed from A to B if AB is equal to 10 मीटर। A to B डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस। फाइंड वर्क डन by F1, F2, weight of block। Question is very clearly depicted in front of you। A से B तक का डिस्टेंस 8 मीटर है, 10 मीटर है। अब यहाँ पे 3 फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये दोनों मिलके इसको ढकेल के ले रहे हैं। एंड में और एक फोर्स भी जोड़ना चाहता हूं यहां पे, ऐसा। इसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन R। F2 वेट ऑफ द ब्लॉक एंड D हो गया नॉर्मल रिएक्शन। सर कितना खूंखार क्वेश्चन है। अरे नहीं, क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो वर्क डन बाय F1, एक एक करें। वर्क डन में WD लिख रहा हूं, बाई F1 इज इक्वल टू F1 S cos थीटा। S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ब्लॉक को यहां से यहां तक पुश किया गया, तो इसका ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक गया। कितना दूर गया? 10 मीटर गया। F1 कितना है? 20 इंटू 10। बस आपको बताना है कि थीटा क्या लेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। यस, थोड़ा ध्यान से देखो तो S कैसा है भैया? ऐसा है S। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसा है? फोर्स ऐसा है। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। सो यू सी क्लियरली कि दिस इज 30 डिग्री। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे जो अनाड़ी है। समझ में आया? यस। देखो तो इसमें क्या हुआ, ये cos 30 होता है √3/2। ये 200 इंटू √3/2 हो गया 100√3 जूल्स। इट इज 100√3 जूल्स, सॉरी 100√3 जूल्स। वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F2 क्या लिखेंगे? F2S cos थीटा। F2 कितना? F2 तो 30 है। S अरे वो भी 10 न्यूटन है। थीटा कितना है? व्हाट इज cos थीटा? थीटा क्या लेंगे हम? फोर्स इधर को है और डिस्प्लेसमेंट भी तो कुछ ऐसा ही था ना, इस डायरेक्शन में। A से B तक लिए थे इसको। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है? 0। यस। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे? cos 0। cos 0 हो गया 1। 30 into 10 is 300 जूल्स। देखो कितना सिंपल है कि नहीं? बाकी रह गया वर्क डन बाय mg, वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अगले पेज में जाते हैं। वर्क डन बाय वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट ऑफ द ब्लॉक मतलब कितना न्यूटन का है ये जो 6 kg का है, तो 60 इट इज 60 न्यूटन। कितना होगा? 60 इंटू 10 इंटू cos Fs cos थीटा। ये हो गया फोर्स 6G। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब ब्लॉक यहां से यहां तक जाएगा तो इसका ये वाला पॉइंट भी यहां से यहां तक जाएगा, वही 10 मीटर जाएगा। हाँ, बस आपको थीटा बताना है। नाउ आई वेट फॉर द इंटेलिजेंट आंसर टू कम। cos थीटा में थीटा क्या है? देखो, ये था इंक्लाइन प्लेन, ये था ब्लॉक, ये था वेट 6G का, और
और ये एंगल था 30 डिग्री, ब्लॉक जा रहा है ऐसे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल? इट इज यस, ये 90 प्लस 30 मिलके हो गया 120। तो इनको लिखेंगे इसको cos थीटा के जगह 120, ये समझ में आना जरूरी है। और cos 120 होता है -1/2, -1/2 हो गया तो बन गया -300 जूल्स। माइनस आंसर आया, मतलब वर्क इज डन बाय द वेट और अगेंस्ट द वेट? वर्क इज डन अगेंस्ट द वेट, क्योंकि पॉजिटिव आंसर का मतलब हुआ वर्क इज डन बाय द फोर्स, नेगेटिव आंसर का मतलब हुआ वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। वो ये जो वेट है वो उसको हरदम नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, हम तो ऊपर चढ़ाए। वर्क इज नॉट डन बाय द वेट, इट इज डन अगेंस्ट द वेट। बात समझ में आया? अब आखिरी बिट था वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, जो आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा आपसे। वर्क डन बाय आर, फॉर्मूला है आर एस कॉस थीटा। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कितना है? चलो बाद में देखेंगे कितना है। एस वो मालूम है, थीटा कितना है? अगर ये है आर, ये है डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो चाहे आर कुछ भी हो, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। सो आपको आर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, आर चाहे कुछ भी होगा 0, नो वर्क इज डन। तो याद रखना है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है, वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन F is perpendicular to S, work done by force is 0। वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया क्या? और इसमें याद रखना ये कि S जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। चलिए सोचते हैं कि सपोज मैं इसे झुक के खड़ा हूं, अब मैं खड़ा हुआ ऊपर, जैसे खड़ा हुआ मेरे पांव पे तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है कि नहीं? वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन और अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन। ये है कोई ग्राउंड, ये आदमी झुक के खड़ा था, झुका हुआ आदमी अच्छा नहीं दिखता है, हंसना मत, ऐसा है, ठीक है? ये झुका हुआ आदमी था, ये इसके हाथ है, चलो कहाँ छोड़ेंगे हाथ, छोड़ो, कोई हाथ नहीं चाहिए। हाँ, ये आदमी झुका हुआ था, फिर क्या हुआ? वो अपना कमर सीधा कर लिया, कैसे? खड़ा हो गया। जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया, कैसे गया? इस पोजीशन में था, इसे ऐसे धीरे 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 सीधा होने लगा। पूछा ये है कि उसके पांव पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था, जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया, वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन और अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहोगे आप? फोर्स इधर को है, खड़ा हो रहा है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि थीटा 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है तो थीटा 180 डिग्री होता है, cos 180 माइनस होता है -1, तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होता है। यहां पर आप क्या कहोगे? वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द फुट और अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। आपने वो गलती कर दी जो गलती हर कोई करता है। हर कोई बाहर जाके पूछो किसी को, दे विल टेल हाँ बाय द नॉर्मल रिएक्शन। सोचो हमारा F डॉट S में S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब ये आदमी अपना कमर सीधा करके खड़ा हो गया, जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा था, क्या वो पॉइंट मूव किया है? नहीं, क्योंकि वो पॉइंट मूव नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, नो वर्क इज डन। क्या बात समझ में आया? यस। ये आदमी के पांव पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, जिस पॉइंट में आ रहा था, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाकी वो अपनी कमर टेढ़ा सीधा कर लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा था वो तो मूव नहीं किया। समझ में आया?
तो ध्यान रखना ये है कि जब हम निकालेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स, हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ कि सपोज कोई एक डंडा यहाँ पे रखा हुआ था, ये डंडा यहाँ पे रखा हुआ था, ये डंडे को अगर मैं कुछ बीच से ऐसे पुश करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे बीच से ऐसे पुश करूंगा तो हो सकता है कि डंडा ऐसे ऐसे चलेगा। बट इंस्टेड मैं इसको ऐसे पुश करने की बजाय मैं कुछ यहाँ पर पुश किया। जब मैं यहाँ पे पुश किया टू माई सरप्राइज, तो मैं देखा कि जो डंडा है, ये डंडा तो सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? डंडा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। डंडा ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फ्लोर पे कोई चीज रखा है, यहाँ पे पुश करोगे तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, सीधा पुश करोगे तो सीधा जाएगा, सेंटर में पुश करोगे तो सीधा जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अब सोचो, ये डंडे का हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ S1, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ S2, मिडिल पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ S3। ऐसे हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है और पूछा है बताओ भैया ये जो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट को आप यूज करोगे टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इस केस में अगर कोई पूछेगा ये सारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, आप कहोगे वर्क डन बाय F इज इक्वल टू F डॉट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? S1 की, S2 की, S3। हम तो कहते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। अरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का तो हर जगह अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कौन सा लेंगे? S1, S2, S3, S4, S5? नहीं, S3 नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है। नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किस पॉइंट में फोर्स दिए हो? P पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट दिखना किसका? S4। समझ में आया ये बात? इट इज F डॉट S4, जो पॉइंट में फोर्स दिए उस पॉइंट का, है ना? चलो अब तो समझ में आया कि नहीं आया बताने के लिए आई विल गो फॉर ए स्मॉल थिंग। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई एक पुली है, पुली में कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक को कोई खींच रहा है, और खींचा कैसे? बाय ये फोर्स F, और ये ऐसा है। जैसे हम इसको खींचे तो ये ब्लॉक चढ़ने लगा। मान लो कि ये ब्लॉक कुछ 2 kg का है, आपने खींचा 50 न्यूटन में और ये एंगल दिया है 60 डिग्री और ये ब्लॉक उठ गया 6 मीटर। फाइंड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दी ब्लॉक was pulled up by 6 meter with force F. Find work done by the force F. F कितना वर्क किया? फॉर्मूला है Fs cos थीटा। सिंपल सा चीज है, दैट एवरीवन नोज। तो सॉल्यूशन में कहेंगे वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू Fs cos थीटा। क्या यहां पर आप F बता सकते हो? हाँ दिया है 50 न्यूटन का। अच्छा ठीक है। S हाँ खींचे 6 मीटर, बाकी रह गया थीटा। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस? क्या कोई बता पाएगा थीटा क्या है? मैं फिगर को खाली थोड़ा सा बढ़िया से ड्रॉ कर रहा हूँ। फिगर ऐसा था, मैं इसको फोर्स लगाया हूँ, यहाँ पे खींचा हूँ इसको, फोर्स लगा के 50 न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और पूछ रहा है कि बताओ F कितना है? 50 न्यूटन। S कितना है? उठा 6 मीटर। थीटा कितना है? व्हाट इज थीटा हियर? पहले बताओ कि थीटा था क्या? एंगल बिटवीन F एंड S। S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपका जो फोर्स है भैया, वो फोर्स कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट को देखो,
ये पॉइंट कितना आगे जाएगा? जब ये 6 मीटर उठेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 6 मीटर होगा, है कि नहीं? और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो वैल्यू लिखना है 50। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ये 6 मीटर उठेगा तो ये भी 6 मीटर जाएगा। 6 मीटर cos 0 इट इज कमिंग आउट टू बी 300 जूल्स। अक्सर लोग Fs cos 60 कर देते हैं, नहीं, Fs cos थीटा में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन F एंड S। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। देखो हमारा जो फॉर्मूला है, फिर से लिखते हैं, ये नंबर 4 में लिखते हैं। वी नो दैट क्या है कि जो वर्क डन है वो F cos थीटा है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आपने खींचा कोई फोर्स F लगा के, और ये पता चला आगे चला गया बाई ये डिस्टेंस S। ये एंगल है थीटा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, जिसको यूज करने से कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। अब ये Fs cos थीटा में से आप जानते हो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ S इन द डायरेक्शन ऑफ F। कंपोनेंट ऑफ S इन दिस डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ S इन दिस डायरेक्शन क्या होगा? कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो होता है S cos थीटा। तो S cos थीटा क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? तो आप इसको चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, आप कहोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो क्या है ये? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये और भी आसान कर देता है न्यूमेरिकल को, जो ढंग से समझ जाएंगे उनके लिए, है ना? चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे, उस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो वैल्यू दिया नहीं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं। लेट मी मेक अनदर क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, और दिया है कि ये लेंथ है 4 मीटर और ये लेंथ है 3 मीटर, और ऑब्वियसली ये लेंथ हो जाएगा 5 मीटर। और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो ब्लॉक दिखने में कुछ ऐसा है, येलो चाइना मेड, ऐसा मेड इन चाइना ब्लॉक, यस। अब ये ब्लॉक के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। सपोज हम कहेंगे कि एक फोर्स आ रहा है ऐसा, एक फोर्स आ रहा है ऐसा, और इसका अपना वेट है। और ये है 20 न्यूटन, ये है 30 न्यूटन, और ये है 4 kg। ठीक है, बाकी कुछ डाटा दिया नहीं है। 4 kg मतलब इसका वेट है 4 kg। लुक एट दिस फिगर। फिगर में दिया है कि ये फोर्स का नाम है F1, ये फोर्स है F2, और ये है वेट। फाइंड वर्क डन बाय F1, F2 and weight
displaced from, when it is displaced from, कहां से कहां तक, A to B, when it is displaced from A to B, from A to B. थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, आई एम गोइंग टू टेल यू ए वेरी स्मार्ट मेथड टू फाइंड आउट द आंसर। मतलब एकदम पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं, आप ऐसे देख के आंसर बता दोगे, समझ में? अभी तक इतने था, हर जगह आपको एफ एस कॉस थीटा करना पड़ता था, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे देख के आंसर बता दो। स्मार्ट मेथड, ध्यान से देखना। पहले अपना दकियानुसी पुराना मेथड में देखते हैं। वर्क डन बाय, ओहो ये कौन है, वर्क डन बाय F1 is F1 S cos थीटा। एक निकालता हूं पुराना मेथड में, तो आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। F1 S cos थीटा, F1 हो गया 20, ब्लॉक यहां से यहां तक गया है, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर दिया, A से B गया है, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। cos थीटा, F और S के बीच में जो एंगल है, ये एंगल है, फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ये एंगल थीटा है, तो ये cos थीटा। मालूम नहीं है cos थीटा कितना है, लेकिन cos थीटा कितना होगा, 4/5। सो इसके जगह हम लिख सकते हैं 4/5, which is coming out to be 80 joules। फॉर्मूला लगा के निकाले। सर ये तो मालूम था, स्मार्ट मेथड कहाँ हुआ? 80 जूल हुआ वर्क डन बाय F1। चलो मिटाओ स्मार्ट मेथड, वी वांट टू सी द स्मार्ट मेथड। वर्क डन बाय F1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय F1, सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ F1। F1 कितना है, 20। जब वो ब्लॉक A से B गया, F1 की डायरेक्शन में कितना गया, इस डायरेक्शन में 4 मीटर, सीधा 20 इंटू 4, 80 जूल। हो गया ना स्मार्ट मेथड? यस, इतना सारा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। F1 की डायरेक्शन में 4 मीटर गया, वर्क डन बाय F2 ऑफ वर्क डन बाय F2 अगर हम निकालना चाहेंगे तो इज इक्वल टू F2 कौन है, 30 न्यूटन इंटू इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर, सीधा हो गया ना 150 जूल्स। ये वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय वेट, वेट कितना था, 4 kg का है तो 4g इंटू डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, नीचे की तरफ। जब वो A से B तक गया, नीचे की तरफ कितना गया, नीचे कहां गया, वो तो ऊपर गया है, ऊपर कितना गया है, 3 मीटर है कि नहीं, ऊपर 3 मीटर गया, तो इधर को कितना गया, नीचे कितना गया, -3। सो 4g इंटू -3 इज -120 जूल्स। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। देखो कितने सारे तरीके से हम वर्क को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखे आज वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो, फोर्स अगर बदल रहा है तो फिर हमें इंटीग्रेशन की सहारा लेना पड़ेगा। आप लोग इंटीग्रेशन वाले वीडियो को पक्का दोबारा देख लेना और आना, और उसमें हम लोग इंटीग्रेशन के रिलेटेड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालेंगे। अगर फोर्स बदल रहा है तो कैसे निकालेंगे, कितना वर्क होगा, क्या वर्क क्या है, आप लोगों को समझ में आया? यस। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।